लेट्स स्टार्ट। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका विवाद और विचार में। मेरा नाम है विदित सूद। ये मेरे मित्र हैं मिस्टर प्रवीण शर्मा। मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। भैया हमारे पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं अभी। एंड हम लोगों ने ये चैनल बेसिकली इसलिए शुरू किया है ताकि हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन दूर कर पाए लोगों की। और मेनली आज का टॉपिक वैसे आपने पढ़ लिया होगा। आज का तो हमारा फोकस थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी परसिस्ट करती है। मेरा और प्रवीण का मानना ये है कि एक जितना बड़ा हमारा देश है उसके हिसाब से जो हमारी पार्टी है, जो हम आजकल मूवमेंट देख रहे हैं कि मेजॉरिटी पार्टी की तरफ, जो एक बहुत ही कमाल की बात है इंडिया जैसे देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। डिवाइड की जगह एक आप लीडर के बिहाइंड रैली भी, आप एक लीडर के बिहाइंड रैली कर रहे हैं, बट उसके रिप्रकशंस क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, और मेन मुद्दा ये भक्त क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों लोगों को परेशान करते हैं, और या फिर इससे लोगों को क्या आइडेंटिटी मिलती है। आई विल लेट प्रवीण इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ। माय नेम इज रवीन शर्मा। जैसा कि विदित सिंह आपको बता ही चुके हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि विचार को, विवाद को, विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, डिबेट डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आजकल के पोलराइजिंग इन्वायरमेंट में ये चीज़ आप बहुत ज़रूरी पाएंगे कि बिना एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि दो अपोजिंग व्यू पॉइंट के लोग भी साथ फंक्शन कर सकते हैं, और ऐसा एक सिस्टम जो डेमोक्रेसी बनाया गया which works only because there are people who oppose each other, और क्यों ये काम करता है उस पर हम बात करें, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसा कि ने मेंशन किया ऑलरेडी कि एक पार्टी के बिहाइंड एक मेजॉरिटी पार्टी जीत कर आई आफ्टर एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। उसके क्या, ऐसा क्या हुआ कि कोलिशन गवर्नमेंट से लोगों ने हाथ धो लिए, और ऐसा क्या हुआ कि लोग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, स्ट्रॉन्ग लीडर के पीछे रैली करते हैं। तो हम लोग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। Okay, so I before we start this debate, I just want to say that मैं और प्रवीण कुछ insightful बातें बोलेंगे, कुछ statements निकलेंगे, लेकिन आपको ये understand करना ज़रूरी है कि जो हम बोल रहे हैं वो research based है, और जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मोस्टली फैक्ट बेस्ड होगा। जिस या तो इंटेलेक्चुअल दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन हो सकती है या फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर वो फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे सोर्सेज के। एंड प्लस हम लोग कुछ कॉन्वोल्यूटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम लोग ये स्ट्रीम टेस्ट कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि हम बीच में प्लेटोज रिपब्लिक के बारे में बात करने लग गए थे। तो माय पॉइंट इज कि जो भी ये चीज़ें आएंगी, जो भी रेफरेंसेस हम लोग कोट करेंगे, हम लोग एक दो लिस्ट बना देंगे नीचे। एक सोर्सेज की, दूसरा बनाएंगे फर्दर रीडिंग की, ताकि जिस भी इंसान को इस कॉन्सेप्ट में डेल करने की का इंटरेस्ट हो वो कर सके। हमारा अल्टीमेट एम यही रहेगा कि इस जो अभी हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं, जो डिस्कोर्स होने लगा है, उसके थ्रू हम आपको अवेयरनेस दे पाए, हम समझा पाए कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्या होती है। हम जो भक्त का कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीटली सर्कमवेंट करना चाहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा कि हम किस 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 पॉलिटिकल आइडेंटिटी को हम भक्त बोल रहे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो सिमिलरली आई वुड सजेस्ट कि आप हमारी डिस्क्रिप्शन पढ़ें हमारी बातें सुनने के साथ साथ। एंड जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने का या फिर हमें कुछ सिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट हियर। वी वांट यू टू oppose or agree with us in the comments, and maybe we can learn each other cohesively. क्यों नहीं? वी वांट डिस्कशन बेसिकली, चाहे वो एग्रीमेंट में आए, डिसएग्रीमेंट से आए, डिस्कशन। एब्सोल्युटली। तो सर स्टार्ट करते हैं। हमारा हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग स्ट्रक्चर से चलेंगे, बट मेरे और प्रवीण की नीयत है नहीं स्ट्रक्चर की। तो हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। मैं मोस्टली
मैं इस डिस्कशन में चाहता तो था कि मैं एंटी गवर्नमेंट बोलूं, बट बिकॉज ये डिबेट बिकॉज ये विवाद से विवाद विवाद जो हमारा वो होता है विवाद, और व्हाट इज द अदर वर्ड डिबेट में, वाद विवाद, वाद विवाद, विचार विचार नहीं विचार तो थॉट, बहुत। थॉट होगी ना, वो डिस्कशन बाद में आ जाती है, मतलब हाँ, आई एम सेइंग वाद ठीक विवाद, ठीक ठीक ठीक। वाद विवाद का प्लेटफॉर्म जो है वो होता है डिबेट का। अब अगर मैं डिबेट की बात करूं तो आई वांटेड टू स्पीक एंटी गवर्नमेंट, आई वांटेड प्रवीण टू स्पीक फॉर द गवर्नमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन वी आर नाउ शिफ्टेड टू अ डिस्कशन, वो डिस्कशन फॉर्मेट, so we are both going to be speaking on both the topics and we are going to try to oppose each other's viewpoint so that जो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है जो हाईलाइट नहीं होती है मेजर आर्ग्यूमेंट्स में, उसको हम हाईलाइट कर पाए। ठीक है, तो हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा पीआर कैंपेन बीजेपी का, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली पावर में आए। तो मैं चाहूँगा प्रवीण इस सिचुएशन को ज़रा एक्सप्लेन करे और ही पुट्स फॉरवर्ड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट ऑफ ओपिनियन कैसे हुआ 2014 में, और क्या क्या वो चीजें रही, क्या वो मैकेनिज्म्स थे, क्या वो टूल्स थे विच वर एम्प्लॉयड बाय बीजेपी टू कम टू पावर टू डिस्क्रेडिट द दैट टाइप करंट डिस्पेंसेशन व्हिच वाज कांग्रेस। और उसमें क्या सिर्फ बीजेपी का रोल था या पार्टीज प्लेड देयर? So we have decided to start from there. And one thing that I want to point out from the very beginning is, माइक थोड़ा पास कर लो, if you look at it, हाँ, माइक थोड़ा पास कर अब ठीक है, लो, अब ठीक है, आराम से बोलिए, ठीक है, एनंसिएट ठीक है। करके। हाँ, हल्की डिस्टर्बेंस आ रही हाँ, है, तो भी एनंसिएट एनंसिएट करके बोलिए। पकड़ लो। मैं कह रहा हूँ हल्की सी डिस्टर्बेंस आ रही है, एनंसिएट करके बोलिए आराम से। अब ठीक है, हेलो। हाँ, परफेक्ट। हाँ, हाँ, तो we are going to start from how did Modi came to power, हम्म what all tools he used, and how BJP became such a election winning machine, the हम्म terminology that is now rather popular। तो सीन ऐसा हुआ, आप पहले इसका बैकड्रॉप समझिए। 2013 तक जो देन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, इट लॉस्ट ऑल इट्स क्रेडिबिलिटी। नाउ उसमें कितना करेक्ट पार्ट था, कितना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, दैट्स अनदर डिबेट, बट हम्म मोर और लेस इन एसेंस हुआ ये, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी चली और एक पावर वैक्यूम सा बनने लगा। ओके उस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे नहीं नेशनल नेशनल पॉलिटिक्स में। हालांकि केजरीवाल और जो अन्ना मूवमेंट था, that also contributed quite a lot in discrediting the Congress government, especially the anti-corruption front that they put up. In fact, in some sense, Modi even rode that wave and then हम्म created his wave. क्योंकि before you offer yourself as an alternative, you first need to establish कि why is even there a need to look for it. हम्म और वो जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ कि ऑल्टरनेटिव की जरूरत ही क्यों है, वो मेरे को लगता है कि अन्ना के करप्शन मूवमेंट से शुरू हुआ और उसकी नींव वहां रखी गई। बीजेपी सरकार की नींव जगह अन्ना मूवमेंट पर रखी। हम्म। उसके बाद व्हाट हैपेंड, पीआर कैंपेन टुक ओवर, उन्होंने मतलब बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट वाज essentially a marketing exercise. They changed Modi from a chief minister to the face of BJP, एंड उनका सारा का सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और सारा का सारा कैंपेन मशीनरी इस चीज पे लगा कि मोदी आइडियल प्राइम मिनिस्टर क्यों है। उन्होंने पर्सनल लोकल कैंपेन्स कंप्लीटली अबैंडन कर दिए और एक शिफ्ट इन परसेप्शन ला के दिखाया कि आप एक पार्टी को एक मतलब दे वर नॉट फाइटिंग फॉर इंडिविजुअल सीट्स, they were fighting for individual seats, but they were fighting for individual seats by proxy. They created a sort of loyalty for Modi and Modi only कि ये बंदा आइडियल बंदा है। उन्होंने बोला भाई कि मैं अपना घर बार छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, ठीक है, अपना सारा कुछ त्याग के, कोई मोह माया त्याग के, ठीक है, आई हैव टेकन अप एंड गिवन एवरीथिंग टू माय कंट्री, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट वी वांट इन अ सीट ऑफ पावर।
क्योंकि ये बंदा ठीक करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जब ये किया, उन्होंने लोगों को उन्होंने जनरल पॉपुलस को ये मिसगाइड किया कि जो हमारा देश है वो सिर्फ पीएम के कहने पे नहीं चलता है, पीएम की एडवाइस पे चीजें होती हैं। पीएम के बोलने, पीएम कैन इवन पीएमओ पावर इज वेरी वाइड, but the problem is that the leader that is sitting in that seat cannot exercise that power freely. Actually, if you look at it from a different perspective, Hmm. बात ये हुई कि 2013 तक जो हम पीएमओ के पावर्स की बात कर रहे हैं, there was general belief amongst the majority, and by majority not the religious majority, like majority of people in India, there was a belief कि now PMO has lost its majesty, Hmm. right? कि जो फैसले हैं वो 10 जनपद से लिए जा रहे हैं, यूपीए की एक चेयरपर्सन पोस्ट बना दी गई, and all that things, those controversies which happened under the UPA government. और ये कॉन्वर्सेशन जो हमने शुरू करी कि कैसे बीजेपी ने इस चुनाव को ये बना दिया कि इट्स इलेक्शन वे यू सिलेक्ट द पीएम। हालांकि इंडिया में ऐसे इलेक्शन होता नहीं है, इंडिया पार्लियामेंट्री तरीके से चलती है एमपी इलेक्शन से। पर देखिए, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी ने अकेले बना, ये दिस डिस्कशन वाज हैपनिंग इन एवरी रूम, डाइनिंग रूम अक्रॉस इंडिया कि if we select Congress once again, will Mr. Gandhi, and that is Rahul Gandhi, will he become the prime minister? Because it was, even a blind man could see that, if you vote Congress, you know who's going to be the prime minister. And that was where the biggest boulder in the way of Congress's victory came in. Nobody actually saw any credible leadership in Rahul Gandhi, and till date, not many people see of any credible leadership in Rahul Gandhi, and that's why BJP also capitalized on it. BJP also said that कि अब आपके पास कोई खास ऑल्टरनेटिव है नहीं, उस कांग्रेस से तो आप नाराज हैं ही, प्लस एंटी करप्शन जो मैंने मेंशन किया, उसमें क्या रोल था कि जैसा विदित ने बोला कि बीजेपी स्टार्टेड selling Modi as the ideal prime minister who isn't who won't fall prey to greed or corruption. और उसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट्स दी गई कि भाई इनको परिवार छोड़ चुके हैं, माता जी को छोड़ चुके हैं, कोई हमारे रिश्तेदार अमीर है नहीं, 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे जब भी नहीं है, जबकि आप इंडिया में तो एक बार भी कोई सांसद बन जाए तो 7-8 पुश्ते तक अमीर रहती हैं। ये आर्ग्यूमेंट एक पुट अप किया गया और दिस वाज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। It reached people. People also find it very credible. It wasn't that easy to just dispel it कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, even this government can be corrupt or blah blah, but that wasn't the case or scenario. So ये चुनाव जो है इसको प्रेसिडेंशियल बना, प्रेसिडेंशियल इन अ सेंस कि अब आप प्राइम मिनिस्टर किसे बनाएंगे आप वो चुनो। And this was also very empowering to people कि अच्छा we will select the PM directly now. अगर बीजेपी जीतती है तो भी तो who the PM will be, that was नरेंद्र मोदी। उनका अच्छा, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि इसको प्रेसिडेंशियल बना दिया गया। सिचुएशन कंप्लीटली शिफ्ट हो गई कि आप अपने लोकल में किसको जिताना चाहते हैं। फ्रॉम मतलब एक पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टस होता है, हर पार्टी निकालती है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस। हर जो भी मेजर पार्टीज हैं उनका ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, एंड मैं इनको लिंक कर दूंगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ये बोलती है कि जब आप अपना इलेक्शन के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे हो, आप अपने फॉर्म्स भर रहे हो, उस टाइम पार्टी एक प्रोस्पेक्टस देगी। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा कि हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे, हम ये पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे और इन मुद्दों पे लड़ेंगे, हमारी पोजीशन, हमारी एकेडमिक पोजीशन ये, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो बीजेपी के उठा के मोदी, कितने लोग इलेक्शन के टाइम वो पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से उसकी सबसे कम रीडिंग मोदी इलेक्शंस के टाइम हुई है। Manifestos weren't that popular thing before Modi as well, but yes, to a certain extent जो narrative set होने लगा वो rallies में होने लगा instead of manifesto, instead of what
वही बात है। चुनाव हमेशा से इंडिया में जो है एक नैरेटिव ड्रिवन चीज रही है, वो कभी भी एक पॉलिसी ड्रिवन चीज रही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। हालांकि हम वही चाहते हैं कि इस दिशा में समाज बढ़े आगे। एग्जैक्टली मतलब अगर आप इफ यू आर नॉट रीडिंग बिफोर यू ट्राई टू इलेक्ट अ लीडर, अगर आपको पता ही नहीं है पार्टी पॉलिसी क्या है, तो मतलब आप चाहते क्या हो गवर्नमेंट से? लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट एक गवर्नेंस का मतलब जनरल पॉपुलस नहीं समझती है मेरे हिसाब से। गवर्नेंस इज इंडिया जैसे देश में ब्यूरोक्रेसी रिडन देश में सब कुछ कागज के जोर पे चलता है। बातचीत होती है, उसके बाद भी जो कागज बनता है उसी के हिसाब से काम होता है। ठीक है जी। तो चाहे आप वर्बली किसी चीज पर एग्री करें। हाँ मतलब अपनी बातचीत चलती है, ठीक है, बातचीत के हिसाब से कागजात बन जाते हैं, वो सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन और वो सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती है जहाँ कागज की वजह से सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट गोल हमारे देश का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का अल्टीमेट गोल है कि भैया अपना कागज पक्का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज लिखी जाएगी उसकी वैल्यू हमारे देश में ज्यादा है वर्सेस कि एक्चुअल लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है एंड लोगों की परसेप्शन क्या है। And this brings up a very interesting point that I want to highlight कि हमें हमारी पॉपुलस को मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है, इलेक्टोरल कैंपेन्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू हमें एक अलग सिनेरियो, अलग पॉलिसी फीड करी जाती है, और उसके बाद जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो पार्टी लिटरेचर के बेस पे होती करेक्ट करेक्ट। है जो सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे आप देखेंगे, वो 15 लाख वाला जो जाई थ्रो किया गया था कि 15 लाख रुपए सबको दिलाए जाएंगे। हम्म 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, जो है काला हम्म। धन ब्लैक मनी का वापस लाएंगे 15 लाख। मैनिफेस्टो में कहीं मेंशन्ड भी नहीं। 15 लाख जैसी अमाउंट हमेशा वेरी राइटली। अब बाद में तो यू गेट वेरी ऑफेंडेड कि अरे आपने जुमला कैसे बोल दिया। बट मिस्टर शाह वाज वेरी करेक्ट इन पॉइंटिंग आउट कि भाई पॉलिटिकल रैलीज में कई चीजें पॉलिटिकली मोटिवेट होकर बोली जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी पॉलिसी हो। पॉलिसी पार्टी की मैनिफेस्टो में आपको मिलेगी। मैनिफेस्टो भी किस पार्टी का कैसा होता है, समटाइम्स दे वेरी लूजली मेंशन ना, जैसे बीजेपी मैनिफेस्टो में इट वाज मेंशन कि विल ब्रिंग विल ब्रिंग बैक ब्लैक मनी ना, मतलब कहाँ से ब्रिंग बैक करेंगे, व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, क्या आप डिफाइन करते हैं एज ब्लैक मनी, नथिंग, दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट टू गो टू। वेग्स मैं ऐसी चीज़ों को अच्छा, अब मेरे को ना बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, और जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊं, जब मोदी गवर्नमेंट ओरिजिनली आ रही थी, जब ओरिजिनल 2013 में कैंपेन चल रहा था, तो मैंने उठा के मैनिफेस्टो पढ़ा था पार्टी का, और मोदी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि भैया हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स को ज़्यादा पुश करेंगे, वी विल शिफ्ट फ्रॉम एन एक्रूवल सिस्टम टू अ कॉस्ट सिस्टम, जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है। पर और होना भी नहीं चाहिए। मेरे फाइनेंस जो मेरे उसके कैसे कहते हैं उसके लोग हैं, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो ये बात जानते हैं कि अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगर आप एक्चुअल कॉस्टिंग पे शिफ्ट हो जाओगे इवन इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, बिकॉज हमारा सारा सिस्टम एक्रूवल बेस पे चलता है। पर खैर मैं अकाउंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक चीज सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी मैनिफेस्टो, मैं अपॉल हो गया था यार, मैं डर गया था, मैं तुम हमारा काम 4 गुना बढ़ा दो, ठीक है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है। मेरा एक बार ही माइंडसेट चेंज हो गया था, मैं भाई मैं नहीं वोट नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, मोदी को वोट नहीं कर सकते, ये तो बहुत काम करवाएगा। बट हाँ द सिचुएशन वाज नॉट लाइक दैट, एंड आई वाज, मैं लोगों को बताता था जा जाके यार, मैं बात करते हुए, उस टाइम मेरी कोचिंग चल रही थी आईपीसीसी की, ठीक है, तो मैं अपने पीयर्स से डिस्कस, अपने फ्रेंड से, अपने कैसे कहते हैं सीनियर से डिस्कस करते हुए मैं बोलता था, मैं मुझे जब कोई बोलता था ना कि मैं मोदी गवर्नमेंट के लिए वोट करना चाहता था, कोई फाइनेंस का बंदा बोलता था, तो मेरे को काफी हैरानी होती थी, बिकॉज मैं बोलता था भाई तुमने उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है, ही इज टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग एवरीथिंग टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगर हो गया तो क्या करेंगे यार, ठीक है। एंड दीज काइंड ऑफ थॉट्स, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी कि किसी ने मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा। तुम मेरे लिए, मेरी जिंदगी का 18 के होने के बाद, वोटर आईडी कार्ड आने के बाद, मेरी जिंदगी का शायद पहला मेजर इलेक्शन था, ठीक है, और मेजर इलेक्शन इस सेंस में कि देश का मुखड़ा चेंज होने वाला है, पॉलिटिकल सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो रहा है हमारी आंखों के सामने,
और मैं देख रहा हूं कि जनरल पब्लिक को परवाह ही नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या फ्रेम करे। एक 18 साल के बच्चे के लिए बहुत डरावनी चीज है, जो अगर एक हाँ, ये लालू जी ने भी तो एक जगह कहा था कि पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, चुनाव पॉलिसी पे नहीं जीता था। ठीक है? सड़क बिजली पानी पे चुनाव थोड़ी जीता था। लालू अपनी रैलीज में ये कहते थे कि क्या सड़क सड़क मांग रहे हो, सड़क बन जाएगी तो पुलिस तुम्हारे गांव पर आएगी और तुम्हें ही सताएगी। तो ये एक तरह का नैरेटिव आप देखिए किस तरह से वो सेट करते हैं। लालू इज अ मास्टर माइंड, मतलब क्वाइट यस, इंटेलिजेंट गाय है। तो देयर वाज दिस, लालू से मुझे याद है, देयर इज दिस एग्जांपल, उनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ना, व्हेन ही वाज विनिंग द इलेक्शंस हाँ, कंटिन्यूअसली पार्टी शिफ्ट कर करके, उनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बुलाया कि सर आप मैनेजमेंट पे एक लेक्चर दो, ठीक है। एंड he was the rail minister that time ना, he reported profit of 90,000 crores। अब तू हाँ, बात बात सुन मेरी, इसलिए ठीक है। वहां पर कोई ये बात, हाँ हाँ कोई ये बात जानता नहीं है, पर लालू जी को अंग्रेजी आती है, हाँ, आती हो ना, बिल्कुल। मतलब ठीक ठाक। जो कोई इंसान बिना अंग्रेजी में, बिना अंग्रेजी सीखे रेलवे जैसी चीज इतनी ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, इवन ही वाज चेकिंग डॉक्यूमेंट्स इन हिंदी, ही इज वेल वर्स्ड विद इंग्लिश, ही is able to converse in it as far as I understand, and he's able to understand it pretty well, ठीक है। he doesn't have any problem in it, in his communication। पर वो बंदा स्पेसिफिकली हाँ हार्वर्ड ने उन्हें बुलाया कि आके लेक्चर दो, ठीक है। वो बंदा वहां पे गया एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिज लोकल टंग, वो परवाह ही नहीं है। इट्स लाइक तुम तू होगा हार्वर्ड अपने घर पे हाँ, होगा, ठीक है, वहां खड़ा है एंड ही यू वाज, हैव नो नो, आई एम अप्रिशिएटिंग द मैन, ठीक है। बट मेरा हाँ कहना ये है कि तू इमेजिन कर हार्वर्ड के, ठीक है, जो बच्चा हार्वर्ड में घुसा है, ठीक है, एमबीए करूंगा मैं हार्वर्ड से, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी आके वहां पे अपना बिहारी में लगे हुए हैं कि हम तुम्हें बता रहे हाँ हैं ये सब बेकार है, हमारी बात सुनो, हाँ ठीक है, टेक नोट्स, अपने आप को हाँ, सब, वो सारी, दिस इज मैं आई एम जस्ट सेइंग, से सारा एलिटिज्म जो हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर फोर्स करते हैं कि भैया इंटेलेक्चुअल क्या होता है। इंटेलेक्चुअल आदमी होता है जो बंदा धड़ 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 अंग्रेजी बोले, जो किताबें कोट करे, और कैसे कहते हैं, जो फाइनली ड्रेस करे, और जिसकी बातों में टैक्ट हो, ठीक है। उन्होंने सारा का सारा कन्वेंशन ब्रेक कर दिया एक सेकंड में, जिनको हम अपने दिमाग, इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ एक चीज, एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं शायद जोड़ता हूँ इंटेलेक्चुअल्स के साथ, दैट इज पैसिवनेस। They'll come on debates, they'll come on discussions, they'll write books about it, they'll suggest policy, they'll do research, they'll do this, that, that. They're not active participants in this game of power। Well, को ये इंटेलेक्चुअल्स। काफी जो है बुरा लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि वी कंसिडर इंटेलेक्चुअल्स बेस्ट ब्रेन ऑफ आवर सोसाइटी, रिस्पेक्टिव फील्ड्स में दे हैव डन पीएचडीज, रिस्पेक्टिव फील्ड में दे आर एन अथॉरिटेटिव वॉइस, बट यू विल हार्डली फाइंड देम प्लंजिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड इसके लिए काफी मेरे ख्याल से तो हिम्मत लगती है, थोड़ा क्रेजीनेस लगता है ये पाएंगे, और जो है एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल साइंस। इसलिए आप पाएंगे कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स में नहीं मिलेंगे। करंटली भी अगर आप देखें तो एक तो शायद राज्यसभा में होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जहाँ होती है लोकसभा में, वहाँ आपको इनका ज्यादा वर्चस्व मिलेगा। पर सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्यों है। मेरे हिसाब से देश का लीडर वो आदमी होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, जिसको पॉलिसी मेकिंग की भी समझ हो और एग्जीक्यूशन की भी समझ हो, और जिसने इसको समझने में अपनी जिंदगी लगाई हो, ठीक है। On the other hand, we get, I am not against, I am not advocating formal education here by saying that formal education is the only mode of learning. It is not, it is essentially not, but जो इनफॉर्मल चैनल्स भी हैं, आप किसी अनपढ़ आदमी को जिसको बिल्कुल ही एंशियंट जो कलेक्टेड नॉलेज की समझ नहीं है, ठीक है, स्ट्रीट नॉलेज भी इतनी कोई खास नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव, आई टेक एन एग्जांपल, everybody knows that Indian politics is riddled with nepotism। फैमिली बिजनेस बना हुआ है हाँ लोगों हाँ, का, पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस बना हुआ है। अगर बाप पॉलिटिशियन, अगर बाप सीएम था तो बेटा भी सीएम बना, सॉर्ट, राइट ठीक है। तो उसके, राइट। द सिचुएशन, अब तू ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर, ऐसी सिचुएशन इमेजिन करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं किसी पॉलिटिशियन का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा,
पर आपको एग्जांपल्स मैं जो बात बोलूंगा एग्जांपल्स अपने आप आपके माइंड में आ जाएंगे। बाप अकम्प्लिश पॉलिटिशियन है, लौंडे को पढ़ाई का कोई शौक नहीं है, ठीक है। लौंडा अपना बड़ी मुश्किल से मार मूर खा के 8वीं 9वीं तक पढ़ता है, स्कूल वगैरह छोड़ देता है, ठीक है। he engages into escapism, be it drugs, be it alcohol, be it gundagardi, be it fast cars, be it women, be it whatever it is that he wants to do, ठीक है, except learning, हाँ ठीक है। and ultimately जब when he comes of age his father is like now you come into politics, मुझे ये बताओ। और वो लड़का अगली बारी बिकॉज बाप का इतना रैपो है पार्टी में भी और जनता के साथ भी कि उसको जितवा देता है, और जब वो सीट और वो बंदा जीत जाता है, वो बंदा जाके जिस दिन अपनी सीट पे बैठता है उसको कोई आइडिया नहीं मेरे को क्या करना या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या मेरे पास जो पावर है उसकी अहमियत क्या है, वो कहाँ से आई है, उसको ये पावर मेरे हाथ में होने के लिए कितनी लोगों की मौत हुई है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ड्यूरिंग द ईयर्स आफ्टर दैट, उसको कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। उसके बाद जो वो करता है सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करता है, मतलब सिर्फ पैसा रिटेन करने के लिए। अगर वो ईमानदार है तो सिर्फ पावर रिटेन करने के लिए, अगर वो करप्ट है तो फिर पैसा रिटेन करने के लिए। देश के भले के लिए वो देखिए इंसान, तो ये- मेरे हिसाब से देश के भला करने के लिए हाँ वो इंसान क्वालिफाइड ही नहीं। अगर वो कुछ भला कर देता है, उसका दिल ठीक जगह पे है तो शायद वो कुछ ठीक ठाक कर भी दे, लेकिन उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाए। ये जो डिबेट है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियन ही होने चाहिए या वेल वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, इसमें एक तो इश्यूज है। इश्यूज ऐसे कि जैसे जैसे आप इंटेलेक्चुअली एलीट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे यू फाइंड कि आपके नोशंस, आपका आइडिया ऑफ हाउ अ स्टेट शुड बी will start to vary a lot with how the populace wants things. डिस्कनेक्ट बढ़ता जाता है। आप यहाँ पहुंच जाते हैं, पॉपुलस यहीं रह जाती हो, वो डिस्कनेक्ट बढ़ता जाता है। इट्स बाउंड टू हैपन। और एज यू नो, इफ यू कीप योरसेल्फ एजुकेटिंग, यू कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, आपने एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया है, आपने एक वर्ल्ड व्यू डेवलप कर लिया है जो शायद वाइडर है इन अ लॉट ऑफ सेंस देन द जनरल पॉपुलेस। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अबाउट द पॉपुलस रिलेटिंग टू यू, कि क्या ये हम में से है या ये हम में से नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू वोट पीपल हु यू फील आर लाइक यू। तो जो एग्जांपल तूने दिया कि लालू को इंग्लिश आती है और लालू हार्वर्ड गए हैं, यहाँ गए हैं, वहां गए हैं, बीइंग सीएम, बीइंग सच अ पावरफुल पर्सन फॉर सो लॉन्ग, he could have completely altered his lifestyle ना, he could have become that ballroom dancing लालू as well। पर वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे बिहार रिलेट ही नहीं करता। बिहार रिलेट करता है धोती कुर्ता पहनने वाले लालू से, बिहार रिलेट करता है लिट्टी चोखा खाने वाले लालू से। तो लालू ने और अदरवाइज लालू ही क्यों, एवरी पॉलिटिशियन मेक्स इट अ पॉइंट कि हम पॉपुलर से जुड़े रहें, चाहे वो नॉट सो गुड आइडियाज स्प्रेड करना ही हो, चाहे वो है ना नॉट सो वाइज पॉलिसीज एडवोकेट करना हो। वी विल, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम क्या है? पॉलिटिशियन का काम है अपने लोगों की आवाज को एम्पलीफाई करना। अब वो अपने लोगों को ये नहीं बता सकता कि इस चीज पे आवाज उठाओ, उस चीज पे आवाज उठाओ, हालांकि बता सकता है तो सर्टेन एक्सटेंट। अगर उसका आइडिया और पॉपुलस का आइडिया बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, तब तो वो चुनाव ही हार जाएगा, और वो चुनाव हार जाएगा तो फिर तो क्या ही पॉलिटिशियन। तो सर इससे आप एक इंटरेस्टिंग आइडिया ले आते हैं, और ये मेरी आपकी डिस्कशन पहले हो चुकी है। क्या पॉलिटिशियंस का मैंडेट सिर्फ जीतना है? के पॉलिटिशियंस को मैंडेट जो है वो जीत के मिलता है, उनको लेजिटिमेसी जीत के मिलती है, अच्छा। तो इसीलिए वो भगते भी जीत के पीछे ही। आप देखिए ना, वन देखो, यू कैन बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन बी द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी मेकर, बेस्ट दिस बेस्ट दैट, पर उस बेस्ट होने का फायदा ही क्या है इफ यू कांट विन एन इलेक्शन एंड बी इन पार्लियामेंट, राइट? अगर आप अपनी पार्टी को जितवा ही नहीं सकते हो, पावर में ही नहीं ला सकते हो, तब तो आप जो है पॉलिसी रिसर्च पेपर कितना भी लिख दो,
फिर तो आप एकेडमिक बन जाइए ना। योर मेन गोल एज अ पॉलिटिशियन शुड बी, राइटली सो, टू विन। अब इसमें सवाल ये आ जाता है कि भाई जीतने के लिए क्या कुछ भी कर दिया जाए? ऑब्वियसली नॉट। देयर आर सम लाइंस दैट यू शुडंट। Once you are in power, you can use the state apparatus or the tool of your popularity to direct the society in a better direction, in a good direction. ठीक है? To direct them on a way forward. But before that, you should really focus on winning the elections first and then changing the society. क्योंकि आप अगर गेम खेलने भी जाते हो, मान लीजिए आप शतरंज का ही गेम खेलते हैं, तो जीतने के लिए तो आपको शतरंज के ही नियम से खेलना पड़ेगा। ये तो कह नहीं सकते कि नहीं ये जो है नियम अच्छा नहीं है, घोड़े को जो मैं 4 चाल चलाऊं, ऐसा तो होता नहीं। तो मेरे को ना किसी ने, आई वाज जब इनिशियली ये वाला फेज जो अपना है कि जो उससे स्टेटस को है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, रेवोल्यूशनरी वाला जो फेज है, मेरा भी है तेरा भी है थोड़ा बहुत। तो हाँ जब मेरा हाँ इनिशियल थॉट प्रोसेस से शुरू हुआ था ना, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दिस पर्सन whose family is like really political and everything. एंड तो मैं उसको ना सारी बात ये बता रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं बहनचोद ये नहीं होता वो नहीं होता, देश में इतने बुरे हाल है, रिसोर्सेज इतनी सारी है, सब खा जाते हैं एंड एवरीथिंग। मैं आई वाज रैंटिंग। वो बंदा ना मुझे लास्ट में, हाँ, तो क्या बोलता, मतलब लास्ट में बोलता, कहता यार सुन, मैं हाँ जी, कहता भाई हमें ना घर वालों ने ये बात शुरू से सिखाई है कि दुनिया लाख बुरी, ठीक है, इट इज अ हॉरिबल सिचुएशन, इट इज अ हॉरिबल प्लेस टू लिव इन, बट यू हैव टू लिव हियर ओनली। तुम्हारे पास कहीं जाने को नहीं है, तो तुम्हें अगर गेम that's खेल correct. तो तुम्हें गेम खेलनी है तो सिस्टम के हिसाब से खेलनी पड़ेगी। उसके बाद जब तुम्हारे पास पावर आ जाए तो डिसमेंटल करने की कोशिश तुम कर सकते हो, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगे पर कर सकते हो तुम नहीं अपनी होती सिचुएशन। नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इस सिचुएशन, अगर जो हम बातचीत कर रहे थे उसको अगर मैं वापस बीजेपी गवर्नमेंट पे लेकर आऊँ, तो बीजेपी ने एक बहुत सिंपल गेम खेली। उन्होंने अपना एंटी करप्शन की वो लेकर एंटी करप्शन की वेव राइड करके उन्होंने उसे मोदी वेव में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने हर पूरी चीज को एक पीआर करेक्ट। कैंपेन बना दिया। पर्सनल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं बिजनेस स्टडीज में, किसी को कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं नीचे लिख दूंगा, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अ, बंदे के ऊपर लड़ते हैं, हम पॉलिसी के ऊपर या पार्टी के ऊपर नहीं लड़ते। ठीक है जी, हम बंदे को ब्रांड बना देते हैं। उन्होंने मोदी ब्रांड बना दिया कि जी अगर आप मोदी के साथ एसोसिएटेड हो तो आप ठीक हो, अगर आप मोदी के साथ एसोसिएटेड नहीं हो तो आप कंप्लीटली गलत हो। बीजेपी बीजेपी द टर्म द पार्टी बीजेपी took a back step to Narendra Modi. He was pitched to the public as an ideal candidate and the public ate it up. They ate it up राइट। and everything, and इतना भाई साहब, इलेक्शंस होने से भी, मतलब पोलिंग होने से भी 5 महीने पहले पता था कि मोदी जीतेगा ही जीतेगा, तुम जो मर्जी करो। कांग्रेस न्यू दे वर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, they were ready to be the opposition. the म्यूजिक बात। they were ready to be the opposition. The problem was they were not ready for what a change it was going to bring in the number of seats. Completely mind fuck हो गया लोगों का देखकर ये हुआ क्या। पर मजे की बात यह है, जिस वजह से हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, कि वो चीजें सब्सिक्वेंट ईयर्स में शिफ्ट करें। मोदी लड़े इस आइडिया पे थे कि मुझे आप 10 साल दीजिए, मुझे 10 साल लगेंगे चीजें ठीक करने में। 10 साल अब खत्म होने वाले हैं थोड़ी देर में, सेकंड टर्म चल रहा है गवर्नमेंट का। फर्स्ट टर्म जीते, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, सेकंड टर्म जीते, सेकंड टर्म में और सीट्स उन्होंने कैप्चर कर ली। ठीक है, सेकंड टर्म लेकिन अब उनका खत्म होने वाला है। और आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पब्लिक की एनिमोसिटी है वो इसी वजह से आती है क्योंकि पब्लिक को एक आपने आइडियल दे दिया जिसकी तरफ वो एस्पायर करे, और अब पब्लिक को रियलाइज हो रहा है कि वो आइडियल है, वो सच्चाई नहीं है। Now people are starting to look beyond the marketing campaign finally during the COVID era, because of lockdown number 1 and lockdown number 2, and when they have seen that our medical systems is ill-equipped, that the government was not ready for this kind of a disaster, that the government did not do proper preparations, and they are doing even worse to cope up with it.
इसका सबसे बड़ा वेल मेरी कोविड, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि कोविड का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो जो अगले इलेक्शन में ही पता लगेगा बेटर। लेकिन एक पॉइंट मैं जो पुट अप करना चाहता हूँ कि जब कोई पार्टी जीत के आती है, हम्म, स्पेशली अ पार्टी विच क्लेम्स टू बी ऑफ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, दैट डिफरेंट आइडियोलॉजी फ्रॉम दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, उस टाइम कांग्रेस, बीजेपी जब जीत कर आई एंड दे टोल्ड कि हम अलग हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हिंदू नेशनलिस्ट हैं स्पेसिफिक। बट ये हिंदू नेशनलिस्ट टर्म जो है 2014 में आपको कहीं मिलेगा नहीं, हम्म, किसी भी तरह के प्रचार में या उसमें। वो एक अंडरलाइन मैसेज था उनके कोर वोटर्स के लिए, अभी पावर में आने दो, चाहे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आए या इकोनॉमिक्स के मुद्दे पे आए या जीडीपी के या लेस करप्शन के मुद्दे पे आए, अभी पावर में आने। उसके बाद क्या होता है, जब पार्टी जीतती है वो अपना कोर बेस जो है वो एक्सपैंड करना चाहती है। और मेरे को ये लगता है कि बीजेपी ने काफी एफिशिएंटली अपना कोर बेस एक्सपैंड कर लिया है। दे शुड बी एबल टू यू नो मैनेज थ्रू दिस क्राइसिस परफेक्टली वेल, क्योंकि इसमें दो तीन फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं। पहला तो एक ये कि पब्लिक मेमोरी कितनी ज्यादा होती है। चुनाव अभी ठीक ठाक 2 साल 3 साल की, क्या लोग तब तक इस मुश्किल समय को याद रखेंगे? क्या तब तक ये नैरेटिव जो ऑपोजिशन से आ रहा है ये होल्ड कर पाएगा कि एक्चुअली मोदी कुछ नहीं कर पाया? और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का कोलैप्स करे, वो भी मोदी की गलती है, क्योंकि इट कैन बी वेरी इजीली टर्न्ड अराउंड ऑन द कांग्रेस एज वेल, कि हम तो 7 साल ही थे यहाँ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 7 साल में नेशन वाइड तो डेवलप कर नहीं सकते हैं। उससे पहले कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने कितना बेटर किया, उस पर वो आर्ग्यू कर रहे हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट पार्टी की कहाँ बेनिफिट करती है? जो लोग फ्रेशली अपना ओपिनियन बनाते हैं ना कि नहीं अब मोदी को वोट नहीं करेंगे या अब हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, उन्हें to convert them back into your voter would be a little difficult. But what's easier is to confuse them. कि ये जो आपने ओपिनियन बनाया है, क्या ये आपने सही ओपिनियन बनाया, क्या ये सॉलिड फैक्ट्स पे है? अगर आप उनको अपनी तरफ नहीं कर सकते हो तो आप उनको एटलीस्ट ये डाउट करवा दो कि क्या चलो हमारी तरफ मत हो, पर जिस तरफ हो गया वो सही है। अगर आप उतना भी डाउट करवा दोगे तो यू हैव योर जॉब डन। आपने सामने वाले की सीट्स तोड़ दी ना, अपनी बनाई नहीं बनाई को रख नहीं पड़ता। राइट। 2014 के बाद जब मोदी जी आ गए पावर, हम्म, और जब ये नैरेटिव चेंज होने लगा, तो एक टर्म बहुत उभर के बाहर है, और वो टर्म थी भक्त। वो कैसे आई, वो क्यों आई, और वो होती क्या है, इस पे क्या कहना है? सर मैं आपने मुझे मेरी आपने ही बताया मुझे, क्योंकि मेरे को तो लगता था कि मोदी गवर्नमेंट की खुद की इन्वेंशन थी ये टर्म। बट अपेरेंटली ये ओरिजिनेट ऑपोजिशन से करी है। किस लीडर से करी है, कहाँ से करी है, मुझे आइडिया नहीं है। पर किसी ने अटैक करा मोदी सपोर्टर्स को। लॉयल बीजेपी कार्यकर्ता जिसको मैं बोलता हूँ, उसको अटैक किया गया, उनको बोला गया भक्त। अब मेरे हिसाब से मैं अपना टेक भक्त के टर्म पे बताऊंगा, और मैं बताऊंगा ये टर्म प्रॉब्लमैटिक क्यों है। थोड़ी देर में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब लोगों ने आपको मोदी सपोर्टर्स को भक्त से कोएलेट करना शुरू करा, और किसी को पत्थर मारा, किसी को बोला गया कि आप भक्त हो, तो ये अटैक पॉलिटिकल की जगह रिलीजियस बन गया। एज सून एज ये अटैक रिलीजियस रिलीजियस बन गया, पर्सनल बन गया। पर्सनल बन गया, एज सून एज ये अटैक रिलीजियस बना, मोदी गवर्नमेंट बिकेम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हिंदुइज्म। कि जी भक्त तो हिंदू हिंदू धर्म में होते हैं, हमारे सनातन धर्म में होते हैं, हमारे आर्य समाजी धर्म में होते हैं। हम तो जी, आप ये क्या बात बोल रहे हो, कोई भक्त होना बुरी चीज है, हाउ डेयर यू। एंड द इंटायर सिचुएशन, हाँ हाँ, द इंटायर सिचुएशन वेंट आउट ऑफ हैंड। जिस ऑपोजिशन लीडर ने ये चीज बोली होगी कि भाई साहब मैं भक्त बोल के ना इनको डिस्क्रेडिट कर दूंगा, वो बेचारा रो रहा होगा अपनी किस्मत को कि ये डिस्क्रेडिट तो हुए नहीं, इनको इतनी सपोर्ट मिल गई कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर सपोर्टर बेस बस गैल्वेनाइज हुआ। सपोर्टर बेसिस गैल्वेनाइज हुआ, एजिटेट हो गए लोग यार। जो तू ये सोच, तू अब मैं तेको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो यूपी रूरल या हरियाणा रूरल का जो यूथ है, जिसको बीजेपी ने फ्रॉम अ स्मॉल एज सपोर्ट किया है,
उसको जब ये आप टर्म बोल के, और जो हिंदू हिंदू धर्म का प्रैक्टिशनर है, ठीक है, उसको जब आप ये टर्म बोल के एंटागनाइज करने की कोशिश करोगे, तो वो एंटागनाइज नहीं होगा, वो गुस्सा खा जाएगा। वो अपन करेक्ट। वो उस टाइम वो अपने दिल पे ले जाएगा चीज को, और एज सुन एज वो अपने दिल पे लेके जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ बीजेपी को जोड़ लेगा। आपने बॉन्ड वीकन करने की जगह आपने ये कर दी। लोग, हाँ और हाँ, पॉलिटिक्स ऐसे काम ही नहीं करती। पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स पोलराइज करके काम करती है। पॉलिटिक्स पोलराइज करके काम करती है। आपने तो उनके सपोर्टर्स को वेपनाइज कर दिया भाई साहब, आपने उनको पावर दे दी कि जी हमारी आइडेंटिटी अब मोदी के साथ जुड़ी हुई। हर बंदे ने ये सोच लिया कि तू मुझे मोदी भक्त बोलता है, हाँ मैं हूं मोदी भक्त, कर ले मेरा, तू क्या करेगा। एंड पता है इसमें प्रॉब्लम क्या, आर्ग्यूमेंट्स लाऊंगा हाँ जी, इन फेवर फॉर द गवर्नमेंट। इन, मैंने कहा कि व्हेन दे आर अटैक्ड लाइक दिस, हम्म, तो वो भी तो अपना व्यू कंफर्म करने के लिए और रिसर्च करते हैं, और जैसे जैसे रिसर्च करते हैं अगर कुछ उन्हें सपोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट मिल जाता है वो और सॉलिड हो जाता है। सर सॉलिड नहीं होता। तो प्रॉब्लम है कि उसके बाद जब एज सुन एज ये बात बोलते हो ना कि इसको भक्त है, और जब वो गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रिलेट कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी गवर्नमेंट के थ्रू बनानी शुरू कर देता है, प्रॉब्लम यहाँ पे अटक जाती है कि वो जब रिसर्च करेगा वो फैक्ट्स चेरी पिक करेगा। राइट। आप बिग पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी खो देते हो। इसलिए मुझे भक्त टर्म से प्रॉब्लम है। मुझे भक्त टर्म से प्रॉब्लम मेजर बताऊं क्या, जब मैं अपने आप को भक्त लेबल करता हूँ या मैं किसी और को भक्त लेबल करता हूँ, तो जो मेरा पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल टर्म से बात कर रहा हूँ अभी मैं, देखो रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलीजियस बात भी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेरा प्रवीण का बहुत क्लियर व्यू है अपने रिलीजन को लेकर, ठीक है जी, हम अपने आप को वैसे ही शिव भक्त बोलते हैं। पर द सिचुएशन इज कि जब पॉलिटिकल टर्म में मैं अपने आप को भक्त लेबल करता हूँ या मैं किसी और को भक्त लेबल करता हूँ, मैं उसी टाइम अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर कर देता हूँ। अगर मैं किसी लीडर का भक्त हूं, तो मैं लीडर को क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी को डेफर नहीं, मैं उसको सरेंडर कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब मेरी जो गवर्नमेंट है, जो मेरा पॉलिटिकल लीडर है, वो मुझे आंसरेबल है, मैं उसे आंसरेबल नहीं हूं। लेकिन एज सुन एज मैं कार्यकर्ता से भक्त बन जाता हूं, मैं अपने लीडर को आंसरेबल हो जाता हूं। उस टाइम मैं पॉपुलस नहीं हूं, मैं एक वोटर नहीं, मैं एक अवेयर वोटर नहीं हूं, मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूं जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहिए। मैं एक वो बंदा बन चुका हूं जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स से 100 मील दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा ओपिनियन 100% बायस्ड है। एंड जब मैंने ये चीज अपने इंस्टा पे डाली ना यार, मैंने लोगों से पूछा अपने इंस्टा पे कि भाई मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है भक्त क्या होता है। मुझे एक बंदा बोलता कि भाई जो तू बात कर रहा है ना, तू बात कर रहा है अंधभक्तों की। मैं उस बंदे को ये समझाना चाहता था कि एज सुन एज आपने पॉलिटिक्स में ये चीज ले आए ना, भक्त टर्म ले आए, वो जो अंध वाला पार्ट है, वो जो ब्लाइंड वाला पार्ट है, वो इम्प्लिसिट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी लीडर की पूजा, मैं अगर रिलीजियस फिगर्स की पूजा कर रहा हूँ या मैं स्पिरिचुअलिटी में किसी चीज की पूजा कर रहा हूँ, वो चीज डिफरेंट है, बिकॉज वहां भक्ति की डेफिनेशन डिफरेंट है। वहां पे भक्ति की डेफिनेशन तू जानता है कि इट इज मोर अबाउट द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स यू मेक। बैठ के पूजा करना एक एलिमेंट है रिलीजन का, दूसरा एलिमेंट ये है कि जो चीजें, जो वैल्यूज आपको सिखाई गई हैं, आप उसको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करो, उसे भक्ति बोला जाता है। There is suffrage in there. There is suffering in there. There is growth. राइट राइट। There is growth. ठीक है आप, भक्ति इज सरेंडरिंग टू द डियटी, टू द आइडल, कि अब प्रभु हम आपके हवाले। और This can be a very dangerous concept if you apply it in politics. Then you're seeing the consequences in we're front of seeing our eyes. we're seeing the consequences. Religious polarization हो गया. Before anyone could realize, the entire debate shifted from Modi government versus Congress to Hindus versus Muslims. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस इज अ लार्जली मुस्लिम पार्टी या उनका वोटर बेस लार्जली मुस्लिम है, आई एम जस्ट सेइंग दैट इज व्हाट इट शिफ्टेड टू।
and people started believing in that narrative. एंड मोदी गवर्नमेंट को इससे एक अल्टीमेट बूस्ट मिल गया बिकॉज एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में लड़ रहे हो भाई साहब आप। ऑपोजिशन ये बात समझ ही नहीं पाई। ठीक है, ऑपोजिशन को लगा कि जो इन्होंने पीआर कैंपेन से मोदी का कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया जिसपे जीते हैं हम उसको असैसिनेट कर देंगे और उसके जो सपोर्टर्स हैं हम उनको डिस्क्रेडिट कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। अबे तुम यार तुम पॉलिसी तुम जब उन्होंने तुम उसकी गवर्नमेंट के ग्लेयरिंग पॉलिसी फ्लॉज पे लड़ो ना यार। तुम पॉलिसी फ्लॉज पे लड़ोगे तुम शायद किसी इंटेलिजेंट आदमी को sway भी कर पाओ, लेकिन तुम जो इंसान बिल्कुल अपनी ब्लाइंड फेथ दे चुका है उसको तुम उसको बोल रहे हो कि तू अंधभक्त है, उसको तो उसका तुम एक कैसे लोअर लेवल की पॉपुलेशन का तुम माइंड से जो उसका कॉन्फर्मेशन बायस है, जो उसका वो है, जो उसका बेसिस ऑफ थॉट है, तुम उसको अटैक करोगे तो वो भाई उसको पर्सन पे अटैक मान लेगा। वो मानेगा तुम उसको एक्चुअली मारने आ रहे हो। उसको लगेगा आइडेंटिटी खत्म करना चाह रहे हैं हमारी, और एज सून और यही हुआ। जब उसको लगा कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है उसने अपना कैसे कहते हैं उसने सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही अपना वेपनाइज कर लिया कि तू करके दिखा। गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक कर रही है चैलेंज बुरा, हो गया ना फिर चैलेंज हो यूथ गया को हर तरह के लिए। कि यार तुम गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने बोल कैसे दिया। हाँ हाँ, मतलब हाउ अगर ये डिबेट जो है पॉलिसी तक कांग्रेस रखती या ऑपोजिशन पॉलिसी तक रखता या अदर गवर्नेंस इश्यूज पे रखता, तो होता ये कि कोर, देखिए आप किसी और पार्टी के कोर को तो कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीच देयर। और होता क्या है कि मोर ऑफन देन नॉट अकेले आप कोर से चुनाव नहीं कर सकते। हम्म कोर के साथ साथ आपको कुछ वोटर्स ऐसे भी चाहिए जो इन जनरल इतने पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं, चुनाव आता है तो वो देखते हैं कि किसको कब वोट कैसे करना है। Congress or the opposition made the mistake of categorizing both of these kind of voters under a singular term, that was Bhakt. तो जब आप किसी ऐसे बंदे पे जाते थे who was open to a discussion, open to a debate, who was perhaps looking for कि अच्छा ठीक है, if you present something which is reasonably good, then I might even change my mind. But as soon as you categorize him as a bug, ही सेज कि अरे यार यहाँ तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है यार, यहाँ तो हम्म फायदा ही नहीं है कोई बात करने का, ये लोग तो जो है बिल्कुल दिस इज अ डिबेट किलिंग फॉर। हम्म और हम्म चाहे ये बीजेपी कॉन्स्पिरेसी के तहत बीजेपी ने बनाया हो या ऑपोजिशन ने अपने मन से जो है ये सोचा कि वाह क्या स्ट्रेटजी आई है हमारे दिमाग में, इसका इम्पैक्ट इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत ही, मेरे को लगता है काफी देर तक देखा जाएगा। क्योंकि अब भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट इस टर्म का यूसेज होता ही होता है। जहां मोदी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज हो रही है, इट विल बी ब्रॉट अप कि ये मोदी गवर्नमेंट के भक्त आज भी उन्हें बचा रहे हैं, और जब तक ये आप यूज करते रहेंगे तब तक वो पोर्शन ऑफ द वोटर्स विच वोटेड फॉर मोदी बट weren't exactly भक्त, which voted because they somewhere resonated with the issues that Modi brought up, आप उन लोगों से अगर जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ मेरे को नहीं लगता होने वाला है। इसीलिए जब हम टेस्ट स्ट्रीम कर रहे थे उसमें बीजेपी जीतेगी यानी 24, आई एम still date very positive that BJP will manage to win the 2024 election regardless of these crises, or so to say crisis which is marketed as कि देखो मोदी जी ने क्या कर दिया। भाई ये एक मुझे बात बताओ, ये कोई नई चीज तो है नहीं वोटर बेस को विलनाइज करना। हाँ इससे पहले भी तो हम कुछ हाँ, बोलते थे, इससे पहले भी तो हिंदू जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं उनको संघी बोला जाता था बाल ठाकरे के टाइम पे। इससे पहले भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज थी। जब बाला साहेब महाराष्ट्र में राज कर रहे थे, और अच्छा मुझे नहीं पता आप हाँ, लोगों में से कितने मेरे यंग दोस्त जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे कौन थे, या उनका क्या इम्पैक्ट था हिंदुत्व मूवमेंट पे, या वो कितना। बाला साहेब ठाकरे वॉज द गाय जिन्होंने शिवसेना को उसकी पावर दी, जो असल बंदे थे बिहाइंड एवरी लीडर ऑफ शिवसेना। ठीक है, जो प्रॉक्सी लीडर्स अपॉइंट करते थे,
जो मूवमेंट को हैंडल करते थे और जिनके हाथ में सारी एक्चुअल पावर थी, वो बंदा, ही वॉज एन Bala Sahib was a pioneer in Hindutva politics. So pioneer. हाँ ब्रो, ही वॉज। एंड मेरे को ना उससे इसीलिए आज की डेट में लिबरल्स की गांड पड़ती है, जेन्युइन बता रहा हूँ। जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी आज की डेट में इसलिए गांड पड़ती है कि अगर हमने मूवमेंट, उनको लगता है कि अभी भी ऐसा टाइम है कि वो लार्जर पॉपुलेशन का नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हैं, वो अब नहीं हो सकता। जो पिछले 5-7 साल में हुआ है ना, और जो उससे पहले कैंपेन में चल रहा था, अब काफी देर तक इंडिया में एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडेंटिटी क्रिएटेड रहेगी। This wave is here to stay. इट इज, Believe me, this is here to stay. This will go on. ठीक है, क्योंकि लोग उससे आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आप चाहे पार्टीज चेंज कर लो, आइडियोलॉजी चेंज करना पॉपुलिस्ट का बहुत मुश्किल है, until and unless we see a leader as strong as Modi that people can get behind, पॉलिसी चेंज नहीं होगी। और लिबरल्स की इसीलिए गांड पड़ती है कि भैंचो, ये जो लोग हैं, these kind of people, what RSS did, what शिवसेना did, उन्होंने जो डंडे का राज दिखाया, मतलब उन्होंने किसी सिविलियन पे, कभी किसी सिविलियन पार्टी को तंग नहीं करा। उन्होंने लोकल्स को ऑपरेस नहीं करा। उन्होंने डंडे का राज कहाँ पे दिखाया? पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। बाला साहेब ठाकरे धमकाया करते थे गैंगस्टर लोगों को कि तुम समझते हो, तुम कैसे कहते हैं, यू गाइज आर स्केरी, ठीक है, कम एट मी, आई विल शो यू व्हाट स्केरी इज। दैट वाज हिज मैंडेट, दैट वाज हिज सोर्स ऑफ पावर, कि मेरे को किसी, Very good. तुम जिन गुंडों की बात करते हो, जो तुम्हें लगता है कि इन लोगों के पास अंडरवर्ल्ड कुछ चीज होती है, मैं इरेडिकेट करके दिखाता हूँ। और तभी लोकल इंसान उनको रिस्पेक्ट करता था, तभी कार्यकर्ता भी उन्हें। बाला साहब का एक बोलो बोलो। बाला साहब का एक इंटरव्यू था ना आपकी अदालत में, वहां रजत शर्मा उनसे पूछते हैं कि बाबरी मस्जिद टूटा, उसके बाद जो है बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए 10 एक जगह हुए थे मेरे ख्याल से। तो उनसे पूछा, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो है बाला साहब दंगे हुए, दंगों में शिवसेना का हाथ, बाला साहब ने जो एटीट्यूड, काइंड ऑफ ग्लैमर कैरेक्टर, बाला साहब कह रहे थे नहीं हाथ नहीं था पैर था, बताओ। तो क्राउड स्टार्ट्स चीयरिंग, crowd starts cheering. That should tell something about the Indian people, right there. कि यहाँ पे जो है, अगर आप मुझे बचे, see if you are doing something wrong from my side, who am I to flag this, right? कि अरे ये तो गलत कर रहा है भाई, तुम ब्लड मेरे ले रहे हो, तो मैं उसे थोड़ी क्वेश्चन करूँ। एंड वन another point that he raised was कि उसने बोला कि नहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आपको जो है ऐसे रिटेलिएट करने की क्या जरूरत थी, पुलिस ना लॉ वुड हैव टेकन इट्स ड्यू कोर्स। बाल साहब कहते कि नहीं, रिटेलिएट ना करें तो क्या करें, ताली बजाएं, बहुत अच्छा आवाज आया, एक बार और तोड़ के देखो, ये बोले। तो दिस वाज द काइंड ऑफ पर्सन बाला साहब वाज, दिस वाज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ही यूज्ड टू यूज टू कम इनटू पावर। इट्स अ डेमो। महाराष्ट्र में काफी देर तक शिवसेना का, अब तो जो आप शिवसेना देखते हैं दैट्स अ वेरी टोन डाउन वर्जन ऑफ, टोन डाउन भी नहीं कहूंगा, अब तो पॉलिटिक्स के लिए जो है आइडियोलॉजी बदलनी। पर हाँ, बाला साहब के टाइम पे शिवसेना वाज प्रीटी अग्रेसिव। असली राइट विंग था ना यार, एक्चुअल जिसको हम राइट विंग बोलते हैं, कि भाई साहब हाथ में डंडा लेके हाँ, तू चल, बाला साहब वाज द ट्रू राइट। डू राइट विंग जो। और अभी देख, मेरे को ना बड़ा मजा आता है मुझे लिबरल्स के साथ बात करने में, बिकॉज एक साइड ये भक्त वाली है, ठीक है, जिन जो लोग अपना पर्सनल अटैक मान के चल रहे हैं, दूसरी साइड है लिबरल्स की, जो अपने आप को सो कॉल्ड, जो इंटरनेट पे बच्चा अपने आप को लिबरल आइडेंटिफाई करता है, ये सोच के कि मैं लेफ्ट विंगर हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता हूँ, और तुम ह्यूमन राइट सप्रेस करते हो, ठीक है। दूसरा लेवल ये भी है। सबसे पहले तो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना लेफ्ट लिबरल, ये ऑक्सीमोरॉन। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के, नहीं मैं बताता हूँ कैसे। आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको क्लियरली समझाएगा कि लिबरलिज्म इज अ राइट आइडिया। लेफ्ट तो कभी लिबरल था ही नहीं सर। ये जो लिबरलिज्म है ना सर, अच्छा अच्छा, एक्चुअली जो है ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो, इसके लिए अलग वर्ड, प्रोग्रेसिव
कुछ यूज किया जाता है, बट जो लिबरलिज्म की डिफाइनिंग पॉलिसीज थी, दे वांटेड लिबरलिज्म, दे वांटेड फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी, टू मेक प्रॉफिट्स. इफ यू गो बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, liberalism was the right side, but later on as narratives change, things happen. कुछ जगह पे जो है राइट विंग पार्टीज प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ले आती हैं, जैसे अमेरिका में स्लेवरी अबॉलिश करना बिकेम द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिपब्लिकन्स. हालांकि रिपब्लिकन्स को आज कंजर्वेटिव पार्टी, पर उस टाइम पे तो स्लेवरी अबॉलिश करना इज प्रोग्रेसिव अकॉर्डिंग टू मी. अगर मेरे से पूछे कंटिन्यू करो सर. हाँ, मैं कह रहा था कि कैसे लेफ्ट और राइट में पॉलिसी ओवरलैप्स हैं और कैसे लेफ्ट लिबरल जो है पॉलिसी को बात. तो मैं अपने आप एक्सप्लेन की जो है लिबरलिज्म वाज अ राइट साइड, राइट विंग की. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लेफ्ट और राइट जो है ओरिजिनेट कहाँ से करता है ना. दिस गोज बैक टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. और जब फ्रेंच ने नया पार्लियामेंट बनाया, उस पार्लियामेंट में एक डिवीजन था, लाइक अ वेरी फिजिकल डिवीजन, मतलब कुछ फेंस वेंस थी बीच में, बट जो सिटिंग अरेंजमेंट था उस पार्लियामेंट वो कुछ इस तरह से था कि people who wanted the previous dispensation, that is the monarchy, used to sit on the right, and people who wanted a new dispensation, that is democracy वगैरह and all that, used to sit on the left. तो ये colloquially terms वहाँ से आई, left और right क्या होता है, वहाँ से ये उठा. But उसके बाद काफी changes आ गए, policy overlap होने लगी. One example that I want to state is in America, जो traditionally function रहा वहाँ पे slavery का, उससे abolish करने के लिए right ने initiative उठाए थे, और left people जो Democrats थे, they actually fought the war कि नहीं ये सब तुम कैसे abolish कर सकते हो, blah blah blah. अब्राहम लिंकन जो थे assassinate हो गए इसी issue पे कि slavery abolish करना चाह रहे. लिंकन was a Republican president. तो ये चेंजेस जो है कंट्री वाइज वेरी करते हैं, आइडियोलॉजी कंट्री वाइज भी वेरी करती है. वैसे इंडिया में अब जो ये टर्म आ गई है लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट लिबरल, लिबरलिज्म एंड लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज डोंट गो टुगेदर, दे आर नॉट कंपैटिबल वेरी. लेफ्ट बाय नेचर हैज बीन एन अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी. यू पिक अप कम्युनिज्म, यू पिक अप सोशलिज्म, लेकिन दीस आर वेरी अथॉरिटेरियन. सर मजे की बात तो ये है कि जो अगर मैं बात करूं ना, इंडिया में राइट विंग इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ना इंडिया में जो लेफ्ट विंग जिसे हम बोलते हैं वो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है. इंडिया वैसे ही एक सोशियो हाइब्रिड कैसे कहते हैं, सोशियो कैपिटलिस्ट हाइब्रिड इकोनॉमी है. एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें पॉलिटिकल लीनिंग्स में भी दिखता है. बिकॉज जो इंडिया का राइट विंग है, जिसको ये लिबरल मूवमेंट है ना यार, ये ऑनलाइन वाली इंस्टा वाली जो लिबरल मूवमेंट है, मेरे को बहुत इरिटेट करती है. बिकॉज लोग राइट विंग को एसोसिएट करते हैं, जैसे प्रवीण ने हमें बताया कि एक्चुअली ये मोनार्की से आती है. जो ओल्ड गार्ड जैसे बोला जाता है, इंग्लिश में टर्म है ओल्ड गार्ड, वो वाली जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करती थी इंडिया में. भाई तुम्हें नहीं पता राइट विंग क्या होता है. जो इंडिया का राइट है ना, वो ग्लोबल लेवल पे लेफ्ट है. सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें. तुम ये भाई, भारत देश, हम लोग बड़े सिंपल लोग हैं. हमारे एंसेस्टर्स लैंड से जुड़े हुए हैं, हम स्पिरिचुअल सीकिंग लोग हैं. हमें ऑपरेशन नहीं आता है. हमें आता है ऑपरेशन, लेकिन हमारा ऑपरेशन डिफरेंट तरीके का है. उसे हम इंटेलेक्चुअल मैनिपुलेशन है जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं. लोगों से लॉयल्टी इंस्पायर करवा के फिर उनको एक्सप्लॉइट करना, वो वाला हमारा ऑपरेशन है. ठीक है, हमें डंडे के जोर पे या फिजिकल बेस पे सर पे खड़े होके पॉपुलस के सर पे डंडा मार के काम करवाना हमारी गवर्नमेंट को नहीं आता है. हमारी गवर्नमेंट ने कभी वो मैंडेट नहीं लिया. तो जो तुम फैशिज्म का जो तुम नैरेटिव फैला रहे हो ना, इंडिया के लेफ्ट से बात कर रहा हूँ मैं, मेरी आंखों में देख लो इस टाइम. और लेफ्ट का मतलब जो ये इंस्टा वाला लेफ्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को इंसान लिबरल बोलता है ना, उसको मैं समझा रहा हूँ भैया, इंडिया में फैशिज्म लाना इतना आसान नहीं है. बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, और हम लोग सटल्टी, लोगों को गुमराह करके काम करना हमारे लिए आसान है. ओवर्टली ईवल होना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट नहीं है. ये बात लोग समझते नहीं है. और अच्छा ना, अब मैं मोदी गवर्नमेंट की ना एक जरा मेन बात कर लेते हैं. मोदी गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई. उन्होंने
एक अपना मिसाया खड़ा, उन्होंने एक अपना आइडियल पीएम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उसके बाद लेफ्ट ने अटैक करा भक्तम के साथ, मूवमेंट रिलीजियस हो गई, और मोदी जी देखते ही देखते एक आइडियल पॉलिटिशियन से एक रिलीजियस मिसाया बन गए। अगर आप जाके सर्च करोगे ना कभी, कैसे कहते हैं, गूगल पे जाओ, इमेज सर्च पे जाओ, वहां लिखो नरेंद्र मोदी फैन आर्ट, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी उसमें आपको भगवान के आर्मर से लदे हुए मोदी जी का सीजीआई मिल जाए, तो प्रॉपर मिलेगा ब्रो। एंड बिकॉज हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि राइट को रेडिकलाइज तो होने ही होने दिया, वेपनाइज कर दिया सिचुएशन को। ठीक है जी। और उसके बाद जब बंदों ने पर्सनल अटैचमेंट बना ली इस आइडियोलॉजी से, इस इमेज से, तो जब रियलिटी मीडिया ने सामने लानी शुरू करी ना, कोविड लॉकडाउन 1, कोविड लॉकडाउन 2, और उससे पहले जो नैरेटिव चल रहा था एक साल से कि जी गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, क्या सिचुएशन है, ऐसे नहीं करते हैं, उसको जब गवर्नमेंट ने वो बात, जब मीडिया ने वो बात करनी शुरू करी, तो लोगों का बबल बर्स्ट होना शुरू हुआ, और एक गलत ही डिवाइड क्रिएट हो गया बिटवीन द लॉयल वोटर्स ऑफ बीजेपी एंड बिटवीन द अनडिसाइडेड वोटर्स, जो बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं ताकि मोदी जी पावर में आ जाए फिर से, कि जी अगले ने हमसे 10 साल मांगे थे, इनको 10 साल दे के देखते हैं। अनडिसाइडेड वोटर्स ज्यादातर पॉलिसी पे वोट करते हैं। बीजेपी हैड सम गुड पॉलिसी, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। एब्सोल्युटली। लेकिन भाई नन ऑफ देयर गुड पॉइंट्स वर फॉर द सर्विस सेक्टर। जो आज की डेट में हमारा, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा हमारा इकोनॉमी को फायदा करने वाला, सबसे ज्यादा बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर जो हमारा सेक्टर है, उसमें जितना, उसमें जो भी था, बीजेपी गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं कर पाई। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर कि बीजेपी ने इकोनॉमिक फ्रंट पे कितना डिलीवर किया, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे कितना डिलीवर किया, नहीं करा ना यार, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फ्रंट पे कितना डिलीवर किया। मैं वही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कैसे कहते हैं, रघुराम राजन का रेजिग्नेशन। जब उन्होंने रिजाइन किया था ना, तो इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे एक लंबा सा आर्टिकल आया था कि बीजेपी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली क्या गलत कर रही है, देख लो, समझ लो, बात को सुन लो। ठीक है, किसी ने नहीं सुना, आज तक नहीं सुन रहे वो लोग। उन्होंने अपना मैंडेट, इकोनॉमिक पॉलिसीज लेफ्ट विंग ही है यार, बीजेपी की कौन सा राइट विंग पॉलिटिक्स है क्या? यार यही तो बात है ना यार, इंस्टा की पब्लिक ये बात नहीं समझती। इंस्टा की पब्लिक बोलती है तो इकोनॉमिक राइट है ना, जो तुम्हें पता ही नहीं है इकोनॉमिक राइट क्या होता है। इकोनॉमिक राइट आज पब्लिक को फासिस्ट राइट ही बता देती है, और फैशिस्ट राइट बना देती है। भाई तुम्हारे घर में कौन घुसा, तुम लास्ट टाइम कब पिटे थे पुलिस वालों से, मुझे ये बताओ। और अच्छा, इसमें ना, अब मैंने ये बात बोल दिया, लोगों को बहुत दिल पे लगेगी, बिकॉज अभी थोड़ी दिन पहले ही जेएनयू इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कोई उस बारे में बात, अच्छा लाइब्रेरी में, उसमें कैसे कहते हैं, क्रॉस फायर में इनोसेंट बच्चे फंसे, माई हार्ट गोज आउट टू देम, बट कोई ये नहीं बताएगा कि वो दंगे करने वाले लोग थे जो जाके जेएनयू में बैठ गए थे, जिसके लिए पुलिस अंदर घुसी थी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस में जो जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूशंस में लेफ्ट का डोमिनेंस रहा है, बाय लेफ्ट आई मीन फार कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का डोमिनेंस रहा है, दे हैव बिकम अ हॉटस्पॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं चाहता हूँ कि इस डिबेट में अपना इस डिस्कशन को उतना बेटर कवर कर नहीं पाएंगे उस चीज़ को, इट्स सेव द टॉपिक फॉर सम डे एल्स, सम अदर डे। You know, moving on to the next topic, वो कहते हैं we discuss something about anti-incumbents. एंटी-इनकम्बेंट्स, ओके। सो मी एंड प्रवीण, जब हम लोग इनिशियली डिस्कस कर रहे थे वीडियो का आइडिया, तो हम लोगों ने ये तो नोटिस किया ही किया कि मोदी गवर्नमेंट, पहले लोग बहुत प्रो थे, उसके बाद आज की डेट में बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव है मोदी गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, मे बी दैट डज नॉट अफेक्ट देयर वोट एज मच, बट पब्लिक परेशान है इतना, हम लोग सब ये इतना, everybody can agree on कि there is a general negative vibe when we talk about the government nowadays. Any person who is informed, who is following the news, has a general negative vibe about them. Maybe it is because public खुद frustrated है, या मीडिया ने frustrate कर दिया है बात कर करके। तो this brought up a very interesting conversation कि जितनी देर आप पावर में रहते हो, उतना आपका नैरेटिव ब्रेकडाउन होता रहता है, और जितनी देर आप कंटिन्यूसली पावर में रहते हो, उतनी देर लोग एमिनेशन कलेक्ट करते हैं
and ultimately people turn against you. तो इसमें किसका हाथ है? मेरा सवाल प्रवीण तेरे से यही है, इसमें किसका हाथ है? क्या इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर इसमें सिर्फ पब्लिक लेथार्जी आ जाती है कि पब्लिक थक जाती है एक बंदे को सपोर्ट कर करके, चेंज चाहिए, हमें नॉवेल्टी चाहिए? क्या सीन, क्या चक्कर क्या? Well, anti-incumbency is a very natural phenomenon to be let go of. क्या होता है कि when you give the power to a party for an extended period of time, your expectations also keep on piling up with every new term that you give. This, particularly in case of BJP, has more impact in a sense कि BJP अपना PR कैंपेन बहुत अच्छा रन करके ये तो आपने डिस्कस किया। तो जब आप एक सिंगल लीडर पे इतनी अपना पूरा कैंपेन फोकस कर दो और जो है सारे क्रेडिट्स उस सिंगल लीडर को जाने लगे, तो इट्स बट ऑब्वियस कि सारे फॉल्ट्स जो है सिंगल लीडर से ही एसोसिएट किए गए। अभी तक 2014 के बाद 19 में एंटी इनकम्बेंसी जैसा तो कुछ हमने नोटिस किया है। बीजेपी जितने सीट से 14 जीती उससे ज्यादा ही 2019 में लेकर आई। और अब शायद जो है देख सकते हैं 2024 की एंटी इनकम्बेंसी क्या अपना रोल प्ले करेगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। पर सीन ये रहता है पब्लिक और मीडिया, देखिए काफी हद तक जो है पब्लिक अपना ओपिनियन मीडिया से बनाती है, ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस से बनाती है, डिस्पाइट ऑफ सोशल मीडिया कमिंग अप एंड ऑल दिस। जो डिबेट उन्हें देखनी होती है वो मीडिया पे ही देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, अपना नैरेटिव वहां से करते हैं। काफी हद तक मीडिया हैज बीन सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। इसके चलते हम वी हैव सीन अ जनरल एब्सेंस ऑफ एंटी, बट अब एक जो ड्रास्टिक शिफ्ट देखने को मिलता है कि मीडिया इज आल्सो वेरी कमिंग इन द फ्रंट लाइन्स टू क्रिटिसाइज। मीडिया डजंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अपना अदरवाइज ये क्रिटिसिज्म जो रोल रहता था वो सोशल मीडिया का रहता। इंस्टाग्राम पे 4 स्टोरीज चल गई, 2 पोस्ट कर गए, ठीक है, ट्वीट हो गया स्वरा भास्कर की तरफ से या अदर ऑपोजिशन आइडियोलॉग्स की तरफ से। ज्यादातर ऑपोजिशन को सोशल मीडिया तक सीमित, आपको कन्वेंशनल मीडिया में आगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में आगे, आप शायद एंटी इनकम्बेंसी टू अ सर्टेन एक्सटेंट देखें इन 2024 इलेक्शंस। तो सर मतलब आप बेसिकली एक गवर्नमेंट को इतना विलनाइज करने की कोशिश करते हो, जब मीडिया ऑन बोर्ड आती है तभी चीजें चेंज होती है, नैरेटिव मीडिया सेट करती है। अच्छा, अगर आपको याद होगा जब इनिशियली मोदी केम इनटू पावर, पीपल हैड दिस नोशन कि भाई मीडिया तो, ऑपोजिशन ये बोलती थी कि भाई साहब मीडिया तो गवर्नमेंट से डरती है इसलिए मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती, ठीक है। और आज की डेट में नैरेटिव ये है कि मीडिया तो ऑपोजिशन ने खरीद रखी है इसलिए मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जाता है। तो ये तो पॉलिटिकल जैब्स हैं। देखिए ये आर्गुमेंट अपने अपने कोर बेस के लिए होती है। कोर बेस के लिए कोर बेस है, हाँ, वो कोर बेस वो आपकी फ्लिमजी आर्गुमेंट भी मान लेगा प्रोवाइडेड दैट यू गिव सम। ये भी दे देते हैं कि देखो बिक चुके हैं तो वो मान लेंगे, किसी को बात नहीं, इसमें कोई हार्ड सॉल्व प्रूफ की जरूरत नहीं। अगर कोई कह देंगे कि वो बिक चुके हैं तो वो मान लेंगे, पर अगर आप साइलेंस होल्ड कर लेंगे तो थोड़ा सीन हो सकता है कि आपका कोर बेस जो है ब्रीच हो चुका है और लूज हो रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, पार्टीज होने देती भी नहीं। तो सर क्या रह गया हमारा टॉपिक बताइए? नॉन कॉम्पेंसी वी कंप्लीटेड, आई थिंक। उसके अलावा हम लोगों ने सारी बात कर ली, वी कवर्ड हिंदुत्व। सर जरा ना जनरल पब्लिक के लिए, जो लोग हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, इनको समझाओ कि हिंदुत्व और भक्तों में जो पॉलिटिकल वर्ड है भक्त, उनमें क्या फर्क है। बिकॉज हिंदुत्व एक बहुत पॉजिटिव चीज है और जो पॉलिटिकल भक्त टर्म है बहुत ही नेगेटिव चीज है। इनको फर्क समझाओ। लोग एसोसिएट कर लेते हैं कि भाई अगर तू भक्त है तो तू हिंदुत्व फॉलोअर है और तू सब कुछ उसके लिए करता है। और लोगों ने, मुझे बताओ सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है, व्हाई दिस वीडियो एग्जिस्ट्स। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आता है कि जो हिंदुत्व की टीचिंग्स हैं आप उसे पॉलिटिकल भक्त टर्म से एसोसिएट करते हो। और आप, मुझे एक टर्म थ्रो अराउंड किया गया था बीच में, हिंदुत्व टेररिज्म। सर ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है।
हिंदुत्व का मतलब होता है जो हमारी हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके उसको, उसकी वैल्यू सिस्टम को यूज करना और उसके हिसाब से जीना। उसकी कोर वैल्यूज क्या है? कोर वैल्यूज है इंक्लूजन और कोऑपरेशन। वहां पे हम, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, वो वैल्यूज अगर आप इंडिया में रहते हो, वो वैल्यूज आपको वोकेशन के थ्रू, हमारे कल्चर के थ्रू मिली हैं एंड वो सब फॉलो करते हैं। आपके रिलीजन से कोई मतलब नहीं है मुझे, हिंदुत्व की वैल्यूज सबके अंदर हैं। एवरी इंडियन हार्बर्स दिस वैल्यू। उसको भक्त से एसोसिएट करना भैया बंद करो, गलत काम कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सो फार अगर आप देखें, इफ यू वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज की हिंदुत्व को क्या-क्या टेनेट्स डिफाइन करते हैं, किसने शुरू किया, ना इसके आइडियल्स क्या कहते हैं, वी कैन गेट इनटू दैट एकेडमिक डिबेट। उसके लिए मैं रीडिंग्स भी आपको सजेस्ट कर देंगे पीछे। प्रेफरेबली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिस्कॉर्ड सर्वर समथिंग जहाँ पे अपने व्यूज आप और प्रखर तरीके से आगे रख सकते हो। But anyways, तो हिंदुत्व ऐसा रहता है एकदम जी। देखिए, in 60s there was very much dominance of the left parties in academia, in journalism, और लेफ्ट ऑफ सेंटर भी जो था कांग्रेस पार्टी की पावर में थी। और अदरवाइज ऑल्सो देयर वर मच मोर देयर वाज मच मोर एम्फेसिस कि हम जो है मॉडर्निज्म को अपनाने उसकी तरफ बढ़े, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो आइडियोलॉजी थी, हालांकि दिस एग्जिस्टेड बिफोर लेफ्ट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, बट इसका नीड, इसकी रेलेवेंस तब जनरेट हुई जब लेफ्ट crossed a certain line, and there's a quote which says कि extremism of one side fuels the extremism of अगर आप एक आइडियोलॉजी को, if you start shoving it down people's throat, you know, like indiscriminately कि लेफ्ट का ये भी अपना लो, लेफ्ट का वो भी अपना लो, एथिज्म अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, people get in a general sense of panic कि भाई this is an attack on our culture, on our identity, and as well as on our religion. इसलिए हिंदुत्व got this massive wave that it has now, and I guess this wave is here to stay. To a certain extent, यार, it is, मतलब it is not even here to stay, it has always been here. उसको just because, पता है चक्कर क्या है? As soon as things got a religious overtone to them, and there's a big problem कि every political statement in India is also construed as a religious statement. आप एक बंदे की आइडियोलॉजी बिना उसके रिलीजन को अटैक किए आप उसकी आइडियोलॉजी अटैक कर सकते हो, ठीक है? और अटैक वैसे मुझे लगता है जर्नल डिस्कोर्स में करना नहीं चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए, ठीक है? उसी सेंस ऑफ द टर्म में ये जो है काफी मुश्किल हो चुका है, बिकॉज़ यू विल फाइंड अ वेरी peculiar team of you know minority religions and left, and another peculiar team of majority religions in the right. हालांकि राइट है नहीं, डिस्कस किया इकोनॉमिक राइट नहीं है, बट अदर इकोनॉमिक भाई पॉलिट वो भी नहीं है यार, गवर्निंग राइट भी नहीं है हमारे पास। पर चलो ठीक है, आज की डिस्कशन आई थिंक दिस इज फाइन। आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि भैया लोगों को भक्त क्यों नहीं बोलना चाहिए, आप उनको वेपनाइज करते हो, पहली बात। दूसरी बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट बी offended when somebody starts talking politics. It is important to have that open mind, and only when you have that open mind can you have that conversation. हम लोग एक चीज मार भी नॉट डिस्कस कर रहे थे कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से पॉलिटिकल डिस्कोर्स बढ़ गया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल बंदे को, एक पहली बारी जिंदगी में वोटर, इंडियन वोटर को ऐसा लगा कि जो मैं वोट डाल रहा हूं उसकी अहमियत है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू, और ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उस चीज को जब रेडिकलाइज कर लिया गया और रिलीजन से एसोसिएट कर लिया गया तो लोगों ने उसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया। ये करना बंद कर दो, प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है, आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना है। और बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स करो, तभी हमें एक अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी, तभी गवर्नमेंट की फटी रहेगी कि भैया अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें जनता क्वेश्चन करने को आएगी। वो चीज करो, लेकिन उसको रिलीजन से एसोसिएट मत करो, उसको अपना पर्सनल अटैक मत समझो। जब तक उसको तुम पर्सनल अटैक समझते रहोगे तुम पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने के लायक नहीं हो।
And also one thing that wanted to point out is that we discussed issues that warrant entire episode in their own selves. So we have discussed it pretty loosely. बहुत So ज्यादा if we have made some mistake, do let us know down in the comments. And Please. also, as Vidit said, don't take it, to your heart. Don't take it so personally. नहीं, अगर देखो And ऐसा है yes, ऐसा है discourse flourish. ऐसा है अगर कोई बंदा ये सोचता है कि हम कुछ बहुत ही एबोरेंट और बहुत ही गलत बात कर रहे हैं और उसके दिल पे लग गई है, आप कमेंट्स में लिख दो, हम आपको आराम से टैकल कर लेंगे. वी विल नॉट फाइट. वी आर नॉट हियर टू फाइट एंड वी विल जितना हमें समझ में है, जितना हमने पढ़ाई करी है. देखो भैया, ऐसा है, हम ऐसे पागल लोग हैं देश. वी कॉल ourselves nationalists, and the problem with anybody who identifies himself as a Bhakt and associates his and surrenders his autonomy to the current majority government. The problem is कि उसको लगता है कि जो गवर्नमेंट करती है वो नेशनलिज्म के फेवर में करती है, और कोई जो भी बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है वो एंटी नेशनलिस्ट है. ऐसा नहीं होता है. एंटी नेशनलिस्ट एक बहुत ही सीरियस एक्यूजेशन है जो आपको लोगों पे तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो. Speaking against the government is a core element of democracy, and इंडियन फ्री स्पीच विदाउट डेफमेशन, राइट टू फ्री स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है. उसकी एक एक्सेप्शन है डेफमेशन. हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि हमने किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करो, हम बात करेंगे. हम इतना ही कर सकते हैं. और इस जो ये एफर्ट चल रहा है हमारा, जो हम यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे 1 घंटे से बकवास मारे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, बकवास नहीं मतलब जो भी हम लोग बोले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ, वो उसका रीजन सिर्फ यही है ताकि हम लोग आपको इंस्पायर कर पाए कि आप लोग बात करो. बहुत जरूरी है बात करना. अगर जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग इन्फॉर्म्ड वोटर नहीं बनेंगे, और जब तक इन्फॉर्म्ड वोटर नहीं बनेंगे तब तक ये भक्त वाली एक्विजिशन लगती रहेगी. और मैं वाली आपकी साइड से और एंटी नेशनल्स वाली हमारी साइड से कैटेगराइज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जस्ट इन केस. अच्छा, और मैं लास्टली एक बात बोलना चाहता हूँ कि भक्त सिर्फ बीजेपी के नहीं है, हर पार्टी के भक्त एग्जिस्ट करते हैं. कांग्रेस के भी भक्त हैं, ठीक है, टीएमसी के भी भक्त हैं, सीपीआईएम के भी भक्त हैं. जो इंसान अपनी ऑटोनॉमी अपने पॉलिटिकल लीडर को सरेंडर कर देता है, एज सून एज पार्टी में टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर बन जाता है rather than bottom to top. जब आप अपनी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हो, कार्यकर्ता सिर्फ लीडर की बात सुनता है आइडियोलॉजी बेस पे, तो सारा मामला वहीं ठप हो जाता है और आप भक्त बन जाते हो कार्यकर्ता से. वो नहीं करना है, वो नहीं करना है. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं करना है. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है, आपको समझाना कि अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर मत करो, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करो. उनको लगना चाहिए, इट शुड बी एवरी लीडर दैट इज इन पावर, उनको ये लगना चाहिए कि मैं एक अपहिल बैटल फाइट कर रहा हूँ. हाँ, एक बैलेंस स्ट्राइक जरूर होना चाहिए कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पॉलिसी एग्जीक्यूशन जब हो रही हो तो उनको तब भी लगना चाहिए कि अगर मैं ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, अगर मैं करप्शन में एंगेज करूंगा, अगर मैं लेबर एक्सप्लॉयटेशन में एंगेज करूंगा, तो कोई बंदा खड़ा है जो मेरी बातों को वो कर सके, जो मेरी बातों को अपोज कर सके. और वो कोई बंदा ऑपोजिशन नहीं है, वो कोई बंदा पॉपुलिस्ट है. बस दैट्स इट. मैं इससे ज्यादा सेंटी नहीं होऊंगा. हम ये बात, बाकी दिस इज अ डिस्कोर्स चैनल यार, आओ हमसे बातचीत करो, हम भी आपसे बातचीत करेंगे. इसके बाद मैं एक छोटी सी टाइल डाल दूंगा जो हमारे वेरियस पेजेस पे डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक्स एंड इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक, मेरे और प्रवीण की प्रोफाइल. आप आके हमें डीएम करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम. हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इंटरनेट आर्ग्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं. और कैसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे यार, बात करेंगे. एंड मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स डाल दूंगा. एक हमारी विवाद और विचार की प्रोफाइल बनाई है, वो डाल दूंगा. उस पर क्लिपिंग्स आ जाएंगी. यूट्यूब पे पूरा चल ही रहा है. बाकी हम लोग अब पूरे वीक we will discuss about Modi Bhakts and the politics of fear, as it were. Not the politics of fear, the politics and polarization in Indian politics as such. जो करंटली चल रहा है उसके बारे में हम लोग पूरा हफ्ता डिस्कस करेंगे. आप आइए हमारे पेज पे, हमारे साथ एंगेज करिए. उसके बाद संडे को एक लाइव स्ट्रीम होगी मेरी और प्रवीण की यूट्यूब पे, जिसमें हम ये चाहेंगे कि आप लोग सारे हमारे साथ जूम कॉल पे आओ. हम जो लोग हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमने गलत बोला इस स्ट्रीम में, उसको आप अपोज कीजिए सबके सामने. और जो हमें सिखाना चाहते हैं वो जरूर सिखाइए, क्योंकि उसमें अब इस
इस 1-1.5 घंटे में तो मैं और प्रवीण ही बोल रहे थे, वहां उस स्ट्रीम में मैं चाहूंगा कि सारी ऑडियंस बोले। क्यों भैया? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, नमस्कार जी, एंड नमस्कार। हैव अ गुड डे। नमस्कार। ठीक है, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। गिव मी अ सेकंड।